सबसे पहले आपको प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत साहनी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने साइंस गुरु बलवंत सर चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हमने 1500 प्लस क्वेश्चन बताए हैं। 1500 प्लस नाम ही है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। मैं हर ऑप्शन को क्लियर करा के चल रहा हूँ और थोड़ा सा स्पीड से, ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से डिटेल पढ़नी है ना, कहीं से भी पढ़नी है कोई भी चीज़ की, ठीक है, एक भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए ना तो मुझे बता देना। इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर कंप्लीट साइंस करवाई गई है। कंप्लीट साइंस का मतलब साइंस नहीं है, साइंस का एक है मेजर पोर्शन जिसका नाम है बायोलॉजी, ठीक है ना। और बायोलॉजी के दोनों जो सेक्शन है, एक तो जूलॉजी है, एक पार्ट है इसका, और एक बॉटनी, दोनों के दोनों करवाए गए हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाई गई है, ठीक है। और क्वेश्चन करवाता जा रहा हूँ और बहुत से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं। जितने भी क्वेश्चन आज तक जहाँ पे भी रिपीट हुए ना, एक बार जो एसएससी के क्वेश्चन है वो करवा दूँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन कहीं पे भी रिपीट हुए बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। यानी वो देखने के बाद और ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, बायो के क्वेश्चन जो एचएसएससी जो है, एचएसएससी में 6 से 7 नंबर के आते हैं। और कोई भी पेपर ले लो आप, कोई भी एग्जाम ले लो, 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और कंसेप्ट के साथ अगर आप पूरी देख ली ना बायोलॉजी की क्लासें, तो मैं कह सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ इस बात की, बायो का क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। बहुत मेहनत से समझाया गया है। और ये नहीं है भी आपको मतलब देखना है तो याद नहीं होगा, साथ साथ में याद हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट बेस है। पूरा का पूरा कंसेप्ट रट्टा नहीं मरवाया गया, नई ट्रिक बताई गई है। लेकिन आप पढ़ोगे ना तो एक क्वेश्चन से आपको 100 क्वेश्चन तक याद हो जाते हैं, एक बढ़िया से कंसेप्ट के साथ। वो चीज़ें मैंने अच्छे से समझाई गई, अगर अच्छी ना लगे तो देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और बायो के एक भी क्वेश्चन जिसने पढ़ी है उसको पता है भी एक ही क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। वो क्या है, अगर मस्तिष्क जो होता है यानी फोर ब्रेन के लिए विशेषज्ञ है, यानी ये किसके लिए एक स्पेसिफिक है, तो आपके लिए ये क्या होगा, घ्राण, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है ना, सुनने के लिए, देखने के लिए, ठीक है। सुनने के लिए और देखने के लिए जो होता है ना, वो होता है मध्य मस्तिष्क, आपका मिड ब्रेन, ठीक है ना। क्या होता है, मिड ब्रेन। घ्राण पिंड जो पाए जाते हैं ना, सूंघना, ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ये अगर मस्तिष्क में पाया जाता है। लेकिन एक विशेष बात क्या है इसके लिए स्पेशल, ये सीधी रेखा में चलने के लिए एक विशेष होता है, ठीक है ना, सीधी रेखा में चलने के। यानी अगर मस्तिष्क में घ्राण पिंड और परम मस्तिष्क अर्थात जो सेरिब्रम होता है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है, ठीक है। मस्तिष्क का आपसे पूछे अगर ब्रेन जो है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग है अगर मस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क का ऑप्शन न दे के वो अगर मस्तिष्क के पार्ट दे दे, तो अगर मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग है सेरिब्रम, ठीक है ना। सेरिब्रम जो सबसे, यानी जिसे हम परम मस्तिष्क कहते हैं, सबसे बड़ा भाग है, जो 2/3 भाग घेर के रखता है पूरे दिमाग का। यानी 3 हिस्सों में से 2 हिस्से उसके हैं। क्लियर हुई बात। उसके बाद अगर छोटा भाग पूछे तो मध्य मस्तिष्क है। सबसे छोटा भाग कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। अगर दूसरा बड़ा भाग पूछे तो अनुमस्तिष्क है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं, जो पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। एक गोलार्ध की तरह होता है, आपने देखा भी होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर और मस्तिष्क के क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मस्तिष्क जो होता है उसका वजन कितना होता है, तो लगभग 1400 ग्राम के लगभग होता है, ठीक है ना। 1450 ग्राम तक भी पाया जाता है। महिलाओं का मस्तिष्क का वजन दो पुरुषों की बजाय कम होता है। और इसका मतलब ये नहीं होता भी उसका वजन कम होता है 1350 ग्राम तो वो कम दिमाग होगा। वजन का और जो बुद्धिमत्ता है ना, इंटेलिजेंस का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो याद रखना। और क्या पूछा जा सकता है, ग्रहण पता चली गया, ठीक है। और परम मस्तिष्क का काम क्या है, तो परम मस्तिष्क जो होता है ना, बड़ा बड़ा मैं समझा देता हूँ आपको, बाकी आप वहाँ पे जाके पढ़ना, एक एक चीज़ बताई गई है किस प्रकार। टेम्पोरल लोब क्या है, ठीक है, ओसिपिटल लोब क्या है, तो वो लोब के बारे में बताया गया है, कौन सा क्या काम करता है, कैलकुलेशन कहाँ से होती है, मैथ रीजनिंग कहाँ से होती है, ठीक है, इंटेलिजेंस कहाँ से है, आपकी सोचने की क्षमता कहाँ से है। तो वो सारी चीज़ें हमने परम मस्तिष्क में बताई गई है, ठीक है। जैसे बुद्धिमत्ता, चिंतन, याददाश्त, आपका मेमोरी पावर है, जो वाणी आप किस प्रकार से बोलते हो, स्मृति, मेमोरी जो आपकी है, ठीक है ना। तो इच्छा जो आपकी है, मतलब वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करती है, परम मस्तिष्क पे डिपेंड करती है। ये बात याद रखना, ठीक है। ग्रहण पिंड जो डायनसिफेलॉन जो है उसका 2 भाग होते हैं, ठीक है, जिसमें थैलमस होता है और हाइपोथैलेमस और होता है।
थैलेमस जो होता है वो ठंडा, गर्म और दर्द का पहचान करवाता है। अगर मस्तिष्क का भाग थैलेमस क्या करता है, आपको मतलब टच जो होता है ना शरीर के अंदर जो टच हो रहा है, यानी आपको जैसे छुएगा, गर्म है, ठंडा है कोई चीज़, ठीक है ना, और आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, पेन जो होता है ना, उसका सेंसेशन किसके माध्यम से होता है हमें, परम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम के माध्यम से होता है, सॉरी थैलेमस के माध्यम से होता है। और हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में तापमान नियंत्रण का काम करता है, और प्यार, इच्छा, घृणा, नफरत, भूख, प्यास, ये चीज़ें भी सारी किससे रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, ठीक है ना, याद कर लेना। उसके बाद जीवों में वृद्धि हार्मोन जो के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। वृद्धि हार्मोन जो होता है यानी ग्रोथ हार्मोन, जिसे STH भी बोलते हैं, स्टिमुलेटिंग, ठीक है ना, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्त्रावित, एड्रिनल ग्रंथि से नहीं होता, थाइमस से नहीं होता, पैराथायराइड से नहीं होता, तो ये किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से। पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, 0.6 ग्राम की होती है, यानी सबसे छोटी ग्रंथि है ये, सबसे छोटी। मस्टर ग्रंथि भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। इसका आकार जो होता है वो किसकी तरह होता है, तो एक मटर के दाने की तरह आकार होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के आगे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के आगे, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस के आगे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। और इसके दो लोब होते हैं, अगर पिंड और पश्च पिंड, ठीक है ना। तो ये इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, क्लियर हुई, ठीक है। और ये भी याद करना है हमें, पीयूष ग्रंथि है जो, उससे 10 हार्मोन स्रावित होते हैं अलग अलग प्रकार के, और पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करने का काम करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है, तो दिमाग के भाग में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, क्लियर हुआ बात, ठीक है ना। घ्राण ग्रहियों का कार्य क्या है, घ्राण का मतलब होता है ऑल फैक्टरी लोब जो होते हैं ना, ठीक है। घ्राण मतलब ऑल फैक्टरी रिसिप्टर, ठीक है ना। जो रिसिप्टर है वो क्या काम करते हैं, तो यानी घ्राण ग्राही क्या काम करते हैं, तो महक का पता लगाते हैं, ठीक है ना। महक यानी घ्राण का मतलब क्या है, सूंघना, ठीक है ना, सूंघने का पता लगाते हैं ऑल फैक्टरी लोब, ठीक है। तो वो क्या है, महक का पता लगाते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ से, इसके ओक्सोन कहाँ जो होते हैं, कहाँ तक फैले होते हैं, तो ये नाक में, ठीक है ना। ऑल फैक्टरी लोब कहाँ पाए जाते हैं, तो वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नाक से सीधा कनेक्शन होता है हमारा दिमाग के साथ, तो सूंघने का पता लगाते हैं। और ये अगर मस्तिष्क काम है। निम्नलिखित तंत्रिका का एक भाग नहीं है, तंत्रिका का मतलब क्या है, न्यूरॉन, यहाँ पे क्या करा है, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के दो क्वेश्चन और कर लो आप। न्यूरॉन किसकी एक कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है, तो न्यूरॉन जो होता है ना वो सबसे छोटी ब्रेन जो हमारा दिमाग है, या तंत्रिका तंत्र जो है, ठीक है, दिमाग की पूछी जाती है वैसे, लेकिन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। न्यूरॉन जो है कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। और वो जो होता है उसके अलग अलग भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं ये तो मैं बताने वाला हूँ, टेंशन मत लो। और एक चीज़ ये भी याद रखना, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आप याद रखोगे तंत्रिका तंत्र की कोशिका है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के आधार पे ही न्यूरोलॉजी पढ़ा है। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आप कहोगे जी ब्रेन का अध्ययन जो है, स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर की कौन सी है, तो 1 मीटर तक लंबी होती है, और ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। और सबसे लंबी जो न्यूरॉन है उसका नाम क्या है, साइटिका, आपने सुना होगा। जो साइटिका मतलब रोग हो जाता है, पैरों में दर्द होता है, कई बार कमर में दर्द होता है, ठीक है। L4 L5 जो बीच में पाई जाती है, L4 L5 क्या है, लंबर 4 लंबर 5, यानी ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसके अंदर वर्टिब्रा है, L4 और L5, इसके बीच से एक निकलती है, उसका नाम होता है साइटिका। वो सबसे लंबी हमारे शरीर की न्यूरॉन है। और तंत्रिका तंत्र में सबसे कम विभाजन की क्षमता होती है, यानी रीजनरेशन की पावर सबसे कम होती है तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन में। और इसके भाग क्या होते हैं, तो एक्सोन, ठीक है ना। तो एक तो ये डेंड्राइट नहीं है, डेंड्राइट है, ठीक है ना। डेंड्राइट जिस प्रकार ये कोशिका है, आपका पूरा का पूरा भाग कोशिका है, ठीक है। और इसके अंदर आगे का भाग जो है ना, धागे नुमा संरचना होती है, इसे डेंड्रोइट कहते हैं, ठीक है। इसके बीच एक न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको सेल बॉडी कहा जाता है, ठीक है ना, कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर इस प्रकार से एक्सोन लगे होते हैं, ठीक है, एक्सोन लगे होते हैं। तो ये एक्सोन हो गया।
उसके बाद जो ये है, इसके ऊपर छोटे छोटे आपको माइलिन शीथ मिलेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो तंतु सा मिलेगा ना, इसे बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, और इसके बीच जगह होती है उसे सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? सिनैप्स, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ठीक है। बीच में जगह होती है, न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। तो आपको पता चला होगा इसका भाग क्या है। डेंड्राइट आगे का भाग होता है, केंद्रक होता है इसके अंदर। कोशिका निकाय जिसे हम सेल बॉडी कहते हैं। तो संग्रहण वहिका जो होती है ना, यानी संग्रहण वहिका किसका भाग होता है? तो ये भाग होता है वैसे हमारा जो क्या नाम है, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के अंदर कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं अपन जिसको, ठीक है ना, जो मूत्र की कलेक्ट करती है बूंद बूंद, ठीक है। पीसीटी, उसके बाद एनले का लोब, डीसीटी, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है, तो वो भाग होता है। तो ये तीन भाग किसके हैं? न्यूरॉन के हैं, और एक ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। ध्यान से सुनो आप, और स्पीड बढ़ा लो अगर आपको ऐसा लगता है ना, स्पीड बढ़ा लो अगर धीरे चल रहा है तो, ठीक है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो थायरोक्सिन, पहले बात तो है क्या, थायरोक्सिन एक हार्मोन है, याद रखना, ठीक है ना। थायरोक्सिन हार्मोन है, और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी थायराइड आउटो ग्रंथि से स्रावित होता है, आउटो, ठीक है। और जो मतलब लैब अटेंडेंट का या स्टाफ नर्स का, या एक पेपर और जो है MPSW का, उनके लिए तो ये हार्मोन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन और ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये याद कर लेना खींच के। तो पोटेशियम है, पोटेशियम जरूरी। थायरॉक्सिन हार्मोन है, देखो किससे स्रावित होता है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। आयोडीन युक्त हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो वो कहाँ पाई जाती है? तो गले में पाई जाती है। किस आकार की होती है? तो एच शेप होती है, यानी एच का आकार की होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड जो होती है उसके अंदर हमारे शरीर का जितना भी आयोडीन है ना, मोस्ट ऑफ आयोडीन किस में है? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। और आयोडीन की मतलब के साथ आयोडीन और प्रोटीन मिलकर इसका क्या निर्माण करते हैं? थायरोक्सिन का निर्माण करते हैं। और थायरोक्सिन हमारे शरीर के अंदर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म प्रकार की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। और हमें घेंगा रोग से बचाता है। घेंगा रोग क्या है? जिसे हम क्या बोलते हैं? गाइटर बोलते हैं। और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी हो गई तो आपकी थायरॉक्सिन की कमी, और थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो आपकी थायराइड ग्रंथि फूल कर बड़ी हो जाती है, मतलब स्वेल हो जाती है उसमें, ठीक है, उसमें सूजन आ जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन की जरूरी है, ठीक है ना। यानी हाइपोसिक्रेशन यानी अल्पस्रावन से हो जाता है। तो घेंगा रोग से बचने के लिए कौन क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। कौन सी ग्रंथि में गड़बड़ी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। आयोडीन हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो समुद्री जो भोजन होता है ना, उससे मिलता है हमें, सी फूड से मिलता है, ठीक है ना। और समुद्र में सबसे ज़्यादा शैवाल में पाया जाता है। और शैवाल में क्या होता है? एक लेमिनिनिया नाम का शैवाल है, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। आयोडीन है क्या? तो एक चमकीली अ धातु है, मतलब एक सिल्वर जो होता है हमारा, सिल्वर आप कहोगे चांदी जैसी चमकती है, ए धातु, एकमात्र ए धातु जो चमकती है वो आयोडीन है। तो इस क्वेश्चन का आयोडीन से आप याद कर लेना, तो इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन है, ठीक है। चमकीली है धातु है। और ये है क्या वैसे? तो हेलोजन है, ये भी याद कर लेना, हेलोजन है, ठीक है ना। 17 नंबर श्रेणी में आते हैं ये। सोडियम हमारे शरीर में क्या काम करता है? ये दिमाग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग शरीर के लिए, ठीक है ना। दिमाग में सोडियम, क्योंकि न्यूरॉन जो काम करता है वो सोडियम की वजह से करता है। बाकी आप अच्छे से जाके पढ़ोगे भी सोडियम किस प्रकार से काम करता है न्यूरॉन के अंदर, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन को आगे पीछे किस प्रकार पहुंचाता है। तो वो चीज़ मैंने एक्सोन वगैरह या न्यूरॉन जब समझाया ना, तो उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हमारे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे महत्वपूर्ण पोटेशियम भूमिका निभाता है। एक तो किस में निभाता है? तो आप कहोगे जी ये हृदय को रोगों से बचाने का काम करता है, ठीक है ना। और दूसरा ये ठीक है, दूसरा किस में काम करता है? दूसरा काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है, यानी कोशिका के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, उसमें भी ये भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? यानी थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए कौन सा नेसेसरी है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? आयोडीन। संकेत या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की
प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है। ऐसा जुड़ाव सामान्यतः क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए? इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। संकेत या आवक, ठीक है ना, को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है। ऐसे जुड़ाव को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, अगर आपने चैप्टर कहीं से भी पढ़ा है तो उसके अंदर आपने स्पाइनल जब कोड पढ़ी है तो उसके अंदर पढ़ा होगा भी आपके इस हाथ से एक न्यूरॉन निकल रहा है और इसका एक्सोन जो है, ठीक है, वो एक्सोन यहाँ पर ये स्पाइनल कोड में जाके खत्म हो रहा है। इसके अंदर एक मीडिएटर न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है, और ये न्यूरॉन दूसरे हाथ के न्यूरॉन से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपके मच्छर बैठा तो आप क्या करोगे, मच्छर की खबर यहाँ तक पहुँचेगी और ये न्यूरॉन इस पर क्या कर लेगा, काम कर लेगा। नहीं, ये बात दिमाग तक नहीं गई, आपकी स्पाइनल कोड में गई है, ठीक है, और इसको खबर देगा भी तू हिल के इसको उड़ाना है। तो दूसरे हाथ से आप या तो मच्छर को मार देते हो या भगा देते हो, ऐसा ही करते हो ना आप, ठीक है ना। तो ये क्रिया क्या, क्रिया, और ये क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई दूसरे हाथ से, ठीक है। इसका काम बीच वाले न्यूरॉन ने किया, मीडिएटर न्यूरॉन जिसे बोला जाता है उसने किया, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, एक रिफ्लेक्स आर्क बन गया, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना, यानी प्रतिक्रिया चाप बन गया, ये प्रतिक्रिया चाप बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया के प्रति क्या हो जाता है सामान्यतः, प्रतिक्रिया, ठीक है। तो ऐसा जुड़ाव क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया चाप कहलाता है, यानी प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, ठीक है ना। ये क्रिया हो रही कहाँ रही है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रही है, याद रखना, ठीक है। समझ में आई बात? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करने वाला क्या कहलाता है, ऐसा जुड़ाव क्या कहलाता है? तो ऐसा न्यूरॉन था और बीच में एक आरक था, एक मीडिएटर न्यूरॉन था, ये 3 न्यूरॉन से बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, आर्क चाप बोलेंगे, ठीक है ना, प्रतिक्रिया चाप। क्लियर हुई? ठीक है, यानी एक तो क्या कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन है, और एक क्या है, अगला प्रश्न देखिए फिर, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। रक्तचाप, लार आना, उल्टी आना, ठीक है ना, यानी आपका ब्लड प्रेशर है या आपकी सेलिब्रेशन होना, उसके बाद उल्टी आना यानी वोमिटिंग जैसी अनिच्छिक क्रिया, इनवॉलेंट्री जो आपकी एक्शन है, ठीक है ना, तो मस्तिष्क से किस भाग द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखना, जितनी भी इनवॉलेंट्री आपके एक्शन रिएक्शन होते हैं ना, वो क्या किए जाते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा से किए जाते हैं, मेडुला ओब्लोंगेटा, यानी उल्टी आना, छींक आना आपके, ठीक है, खांसी आना, ठीक है, डायफ्राम पर नियंत्रण करना, आपकी अनिच्छिक क्रिया जैसे हृदय का धड़कना उस पर नियंत्रण करना, आपकी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करना, ठीक है, उल्टी के बाद में छींक, उबासी आना, ऐसी जो क्रियाएं हैं ना वो सारी की सारी किससे, अनैच्छिक क्रियाएं जितनी भी आपके दिमाग में आती हो, ठीक है ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन जिसे बोला जाता है, इनवॉलेंट्री मसल जिसमें पाई जाती है, उनके द्वारा जो क्रियाएं हो रही है, यानी आप रोक नहीं सकते जिसे, ठीक है ना, हृदय के धड़कने को आप बंद नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है, छींक आ रही है तो उसको रोका नहीं जा सकता, खांसी आ रही है तो उसको रोका नहीं जा सकता आपके द्वारा, कोई चाहता है कि मुझे खांसना है, मुझे उबासी लेनी है, तो ऐसी क्रियाओं पर मेडुला ओब्लोंगेटा भाग लेता है, जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, किसका, मस्तिष्क का, ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। तो इस चीज़ों का याद रखना है हमें, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। पोन्स जो होता है वो ज़्यादातर किस पे करता है, रेस्पिरेशन पर, आपकी श्वसन क्रिया पर नियंत्रण करता है, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं। सेरिब्रम आपको बता दिया मैंने, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क है। हार्मोन की कमी से बौनापन आता है, किस हार्मोन की कमी से आता है, यानी ड्राफिज्म जो है वो रोग किसकी वजह से होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन महिला का अंदर पाए जाने वाला हार्मोन है जिसे फीमेल हार्मोन कहा जाता है, ठीक है ना, ये मादा हार्मोन कहा जाता है। इसके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती है, यानी जैसे शरीर का विकास होना, ठीक है, उसके बाद जितनी भी महिलाओं को पुरुष से अलग बनाने वाली क्रियाएं हैं वो सारी की सारी एस्ट्रोजन के द्वारा होती है मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद जनन अंगों का विकास होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना, उनकी आवाज़ का पतला होना, ठीक है, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पुरुषों से अलग होना, इस प्रकार की क्रियाएं सारी की सारी है जो, ठीक है, अंडे का निर्माण होना, गर्भाशय का विकास होना,
ठीक है। ये क्रियाएं जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाने वाला मुख्य रूप से हार्मोन है, जो किससे स्रावित होता है, ओवेरी यानी अंडाशय से स्रावित होता है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन से बनने वाला हार्मोन है और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। रोग और भी होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मैं यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा, बाकी आप अच्छे से वहाँ से पढ़ोगे जहाँ पर करवाया हुआ है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और ये क्या करता है, रक्त में ब्लड शुगर लेवल है ना, उस पर नियंत्रण करता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करता है, ठीक है, इंसुलिन। इसके अंदर जस्ता पाया जाता है, जिंक पाई जाती है, ठीक है। और अग्नाशय जो है वो ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, यानी रक्त शर्करा स्तर है वो बढ़ जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे हम डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन है, ये किससे स्रावित होता है, तो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जिसका नाम एसटीएच भी है। और इसकी कमी से रोग हो जाता है बोनापन, और इसकी अधिकता से भी रोग हो सकता है, यानी महाकायता, जिसे हम गिगंटिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, गिगंटिज्म बोलते हैं। वो रोग अधिकता से हो जाता है और कमी से बोनापन हो जाता है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रख लो दिमाग में, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में बैठाना है तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है 2/3 भाग, यानी 3 में से 2 कवर करता है, जिसका नाम क्या है, सेरिब्रम है, और जिसे हम परम मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना, सेरिब्रम, जिसे हम परम मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना, 2/3 भाग कवर करता है और सबसे एडवांस है, सबसे ज़्यादा सक्रिय है, सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा क्रियाएं करता है दिमाग में, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है ना। सेरिबेलम दिमाग का दूसरा बड़ा भाग है, कौन सा, दूसरा बड़ा, और किसका भाग है, ये पश्च मस्तिष्क का। सबसे छोटा होता है वो मिड ब्रेन होता है, यानी मध्य मस्तिष्क होता है आपका, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लोनगेटा जो है मस्तिष्क में वो क्रियाएं करता है जो अनैच्छिक हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती, ठीक है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो आपको मैंने बताया मास्टर ग्रंथि उस ग्रंथि को कहा जाता है जो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। जिस प्रकार मास्टर पूरी क्लास में स्टूडेंट पर नियंत्रण करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो छोटी ग्रंथियों को नियंत्रण करती है, छोटी और बड़ी हो जाए, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है इसे, और इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, सबसे छोटी। मटर के दाने जैसी होती है, सबसे ज़्यादा 10 हार्मोन का स्त्रावण करती है, ठीक है। और दिमाग के हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, दिमाग के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है ना, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी याद रखना। पैंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, और ये मिश्रित ग्रंथि यानी मिजोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, इसे मिजोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि। पैंक्रियाज की पूछे, ठीक है ना, पैंक्रियाज ये इसका वजन लगभग 25 ग्राम तक होता है, और थायराइड पैंक्रियाज सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि 140 ग्राम के लगभग इसका वजन होता है, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग किससे प्रभावित करता है, तो मेनिंजाइटिस आपको पता होगा, दिमाग के बाहर एक लेयर पाई जाती है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, दिमाग पाया जाता है। इस लेयर का नाम है मेनिंजिस, क्या नाम है, मेनिंजिस, ठीक है। तो मेनिंजिस जो होती है उस लेयर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो सूज कर थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसके कारण दिमाग का भाग प्रभावित होता है, चक्कर आना वगैरह और काम कुछ भी है, जहाँ स्वेलिंग आएगी उसके नीचे जो भी इसका भाग है केंद्र है वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बंदा कोमा में भी जा सकता है। तो ये क्या होता है, मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से। यहाँ पर अगर स्पाइनल कोड दिया जाता है, स्पाइनल कोड के अंदर भी ये रोग हो सकता है, क्योंकि स्पाइनल कोड जो होती है ना आपकी मेरू रज्जु, वो उसके ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है जिसे मेनिंजिस कहा जाता है, उसके अंदर सूजन आ जाए तो भी आपका ऐसा ही काम होगा। तो मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है, मस्तिष्क में, ठीक है, वायरस से होता है ये। निम्नलिखित में से एक डिमेंशिया का लक्षण है, डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया, ठीक है ना, डिमेंशिया का मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, आपका दिमाग यानी आप में स्मृति लॉस हो गया है, स्मृति लोप हो गया है, उसे डिमेंशिया कहते हैं,
ठीक है, तो वो किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे जी, हाथों में ऐंठन, सुस्ती या पक्षपात, स्मृति में हानि, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मेमोरी लॉस या स्मृति में हानि हो गई, डिमेंशिया, ठीक है। और एक एलमेंजर भी होता है, लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात आपकी? तो एक एल्जाइमर है, वो भी क्या है, डिमेंशिया का ही प्रकार है। क्लियर हुई बात? मानव शरीर में अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रण करती है। अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रण करने का काम किसका है, तो मैंने कहा था जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम पर पूरा कंट्रोल करने का काम किसका है, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का। यहाँ पर एक नई ग्रंथि आई थी, इसके बारे में बता दूं मैं। थाइमस ग्रंथि जो है, इसे क्या कहा जाता है, WBC का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है, WBC का ट्रेनिंग सेंटर कहा जाता है। और ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का काम करती है। और ये हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर आपकी जो स्टेर्नम हड्डी के पीछे पाई जाती है, ठीक है ना, स्टेर्नम हड्डी के पीछे पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ही क्या होता है, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपने सुना होगा, वो मैच्योर होती है। टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ होती है, तो थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है उसके कारण, ठीक है। इसलिए इसे WBC का ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। ऑटो ग्रंथि थायराइड के बारे में बता दिया कुछ, बहुत बड़ी बड़ी बात। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है, बहुत बार बता दिया आपको, ठीक है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन आप जिसे बोलते हो, वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, यानी ऑपरेशन वगैरह करता है। और न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो तंत्रिका तंत्र का विशेषज्ञ होता है, ठीक है ना। और नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो नेफ्रेडिया तो छोड़ दो इसके, ठीक है। नसें किसे कहा जाता है, तो सीरा होती है, उनको नसें कहा जाता है। और नेफ्रॉन आपकी किडनी से संबंधित है, ठीक है ना, किडनी की छोटी इकाई है। जब हमें थकान नहीं होती तब हमें जगाए रखने यानी सुस्त रखने का कारण एक हार्मोन है, कौन सा है, ठीक है। तो वो कौन सा हार्मोन है, तो वो सेरोटोनिन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन हार्मोन है, वो हमें मतलब थकान नहीं होती, लेकिन वो सोने भी नहीं देता उस टाइम तक। तो वो कौन सा हार्मोन काम करता है, सेरोटोनिन हार्मोन काम करता है, ठीक है। यानी हमारे मूड को, अच्छा मूड है हमारा, खराब मूड है, उस पर नियंत्रण करने का काम भी कौन करता है, ठीक है, सेरोटोनिन करता है। और ये हार्मोन जो होता है ना, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब क्या है, वो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन से ही स्रावित होता है, ठीक है ना, न्यूरॉन से स्रावित होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है सेरोटोनिन, जो हमें एक्टिव रखता है। ठीक है, और क्या दे रखा था, एडिनोसिन, एड्रेनल, थायरोक्सिन, ठीक है। एड्रेनल आगे आ जाएगा, करवा दूंगा। अरे आज ज़्यादा भावनाओं में बह गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं इसको। निम्न में से कौन सा प्रेरक तंत्रिका है, ठीक है, प्रेरक तंत्रिका कौन सी है इसमें से, यानी दो प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, एक तो होते हैं सेंसरी, ठीक है, सेंसरी नर्व होती है, और एक दूसरी होती है मोटर नर्व, ठीक है। मोटर को प्रेरक बोलते हैं, प्रेरक यानी जो सेंसरी जो होती है संवेदनाओं को हमारे दिमाग तक पहुंचाती है, और मोटर हमारे दिमाग से शरीर तक सूचनाओं को लेकर जाती है, भी ये बात थी और इसको हमें ऐसा करना है, यानी एक्शन के प्रति जो रिएक्शन होता है ना, वो किसके माध्यम से होता है, वो होता है मोटर्स के माध्यम से। और सेंसरी यानी एक्शन जो होगा, यानी वो जो हमारी सेंसन जो हमारे दिमाग में संवेदनाएं हैं, सूचनाओं को ग्रहण करके और दिमाग तक पहुँचाएगी, उसे बोलते हैं सेंसरी, ठीक है ना, ग्राही, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, ग्राही। और मोटर को हम बोलते हैं प्रेरक, ठीक है। तो वो प्रेरक जो है उनमें से कौन सी है ये, तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो
बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। तो ऑप्टिक तंत्रिका है वो सेंसरी है, क्योंकि ऑप्टिक का मतलब क्या है, देखने से रिलेटेड है, आंखों से सूचनाओं को लेकर दिमाग तक पहुंचाती है। सवर्ण तंत्रिका है हमारी, ठीक है ना, ये भी क्या है, सुनने वाली है, जो हमारे कहाँ से लेके जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलो कोचलियर, ठीक है। और त्रिपुष्टि क्या है, त्रिपुष्टि, ये भी जिसे हम ट्रेगिमिनल बोलते हैं, ये भी संवेदी है, यानी स्पर्श और दर्द को पहचानने का काम करती है। अपवर्तनी, ठीक है, अपवर्तनी ये क्या है, एक मोटर नर्व है, ये क्या है कि मोटर नर्व है, जो सूचनाओं को लेकर, जो सूचनाएं थी उसको एक्शन किस प्रकार से करना है, उस पर कार्य किस प्रकार से करना, पहुंचाने का काम करती है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया डिप्टी रेंजर के अंदर, बहुत खतरनाक क्वेश्चन था ये, मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मोटर और सेंसरी नर्व याद रखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, आपके लिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो। मस्तिष्क में तापमान पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। तापमान नियंत्रण बताया था, हाइपोथैलेमस जो है तापमान पर नियंत्रण करता है, हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बनाए रखने में सहायक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फारेनहाइट होता है, 310 केल्विन होता है, और 29.4 रोमर पैमाने के अंदर होता है ये, ठीक है, हमारे शरीर का तापमान जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आपको पता ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे बना होता है, एक तो इसके अंदर क्या होता है, दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर क्या है, तीन प्रकार का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को का आगे भाग होता है सोमेट, अरे दिमाग से निकल गया, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम एन क्या एएनएस, ठीक है ना, एएनएस, तो ये तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो किससे बना होता है, तो आपके एक तो ब्रेन होता है इसके अंदर, और एक क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी मेरुरज्जु होती है, तो दो से मिलकर बना होता है। तो आपका आंसर क्या, मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो किससे बना होता है, तो आप याद रखना, चालक तंत्रिकाएं व संवेदी तंत्रिकाओं से, यानी सेंसरी नर्व व मोटर नर्व से मिलकर बना होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के हानिकारक प्रभावों को त्वचा के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक संरक्षित होता है, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश जो होते हैं हानिकारक प्रभावों से त्वचा निम्नलिखित कारकों में कौन सा सुरक्षित होता है, कौन सा सुरक्षित का मतलब कौन सा हमारा प्रोटेक्शन करता है, तो वो कौन करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, मेलानिन, ठीक है, कौन करता है, मेलेनिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, सूर्य के प्रकाश के हानिकारक प्रभावों से बचाने का काम तो करता है मेलानिन पिगमेंट जो होता है हमारा, त्वचा के निम्नलिखित कारकों में से कौन सा सुरक्षित होता है,
जिस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका यही आएगा मेलानिन, ठीक है ना, इसने गलत दे रखा है मेलानिन, या तो क्वेश्चन और होगा तो बदल जाएगा तो अलग बात है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, मेलानिन ही आएगा। मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो क्या करता है, हमें सुरक्षित करता है, प्रोटेक्शन देता है, कैंसर वगैरह से बचाने का काम करता है। त्वचा का रंग भी मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। कैसुरक को दंड का कार्य किसको संरक्षण देना है, यानी वर्टिब्रल कॉलम है आपका, उसका जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं आप, उसका किसको सुरक्षा, किसकी प्रोटेक्शन देता है, तो मेरुरज्जु को देता है। आपको सभी को पता है, क्योंकि ये आपका मान लो है, इसके बीच डिस्क डस्क सुना होगा आपने, एक वर्टिब्रा होता है, उसके बीच से एक सुराख होता है, यानी एक छिद्र होता है, पोर होता है, जिससे क्या गुजरती है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। तो उसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, मेरुरज्जु को प्रोटेक्शन देने का काम करता है रीढ़ की हड्डी, यानी कैसुरक को दंड। न्यूरॉन संदेश को इसके माध्यम से अन्य न्यूरॉन तक ले जाते हैं। किसके माध्यम से ले जाते हैं, देखो, पेरिकेयन, डेंड्राइट, साइटान या एक्सोन। देखो ये डेंड्राइट होते हैं और ये कोशिका काय होता है, यानी सेल बॉडी होती है। ये एक्सोन होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है, यानी संदेश को यहाँ से और दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाना है तो वो काम कौन करेगा, ये करेगा, जिसका नाम क्या है, एक्सोन है, ठीक है ना, क्या है, एक्सोन। तो एक्सोन क्या करता है, संदेश को एक माध्यम से, कोई भी मतलब जो इसका सोर्स है उससे लेकर अन्य न्यूरॉन तक ले जाता है, तो वो कौन करता है, एक्सोन करता है। संदेश को ग्रहण करने का काम पूछ ले कौन करता है, तो वो करता है डेंड्राइट। जैसे ये आपकी मांसपेशी है, इससे टच क्या होगा, डेंड्राइट होगा, ठीक है ना, और ये आगे न्यूरॉन का भाग होगा और इसको दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। ये दूसरा न्यूरॉन आ गया, इसका ये डेंड्राइट आ गया, तो इसके बीच का काम कौन करेगा, एक्सोन करेगा, ठीक है। ये दोबारा क्वेश्चन आया, रिफ्लेक्स आर्क का एकीकरण केंद्र कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए मेरुरज्जु है। मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उसके अंदर इस प्रकार से बना होता है, ठीक है ना, एक सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है और बीच के अंदर एक मीडिएटर नर्व होती है। काम किस प्रकार करता है, छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में एक विशिष्ट विशेषता है, ठीक है ना। छोटे बच्चों के पोषण के लिए कौन सी एक विशिष्ट विशेषता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, छोटे बच्चों के पोषण के लिए ग्रंथियों की एक उपस्थित स्तनधारी वर्ग, यानी स्तनधारी वर्ग जो मेमल जो आपका है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, एक विशेष विशेषता क्या पाई जाती है, स्तनधारी, उसके नाम पे ही पड़ा, मान लो स्तनधारी, यानी फीडिंग करवाया जाता है किसके द्वारा, मेमरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, इसे मेमाल्स बोला जाता है, यानी फीडिंग, बच्चों को अपने पोषण करवाया जाता है जन्म के बाद। तो वो क्या एक विशेषता है, तो वो क्या है, एक मेमर यानी स्तन, ब्रेस्ट जो होते हैं वो एक विशेष विशेषता है स्तनधारियों को, छोटे पोषण बच्चों को पोषण देने के लिए, ठीक है। और स्तन ग्रंथियाँ जो होती है वो किस में है, स्तन ग्रंथियाँ पुरुष और महिला दोनों में पाई जाती है, याद रखना, महिला दोनों में पाई जाती है, लेकिन महिला के अंदर ये वेल डेवलप्ड हो जाती है, यानी ये विकास कर जाती है, ठीक है ना। और विकास करके इसके अंदर क्या होता है, लैक्टेशन होता है, यानी दूध का स्त्रावण होता है, ठीक है। और महिला के अंदर ये ग्रंथियों का उभार जो होता है उसके कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, किसके कारण, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, ठीक है। और दूध का स्त्रावण करवाने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। तीसरी बात, ठीक है, और आपसे पूछ ले स्तन ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण रूप है, तो ये पसीने की ग्रंथियों का रूपांतरण रूप है, ठीक है ना, तो पसीने की ग्रंथियों का मॉडिफिकेशन है। मानव निम्न में से क्या एक सुकड़ी रोग प्रभावित करता है, सुकड़ी को रिकेटस बोलते हैं, ठीक है, रिकेटस, ठीक है। तो किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, तो रिकेटस अस्थियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है। रिकेटस होता है किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। धूप में नहाने से, धूप में नहाने का मतलब क्या है, सूर्य का स्नान करने से मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी आया था, सूर्य का स्नान करने से कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है, विटामिन डी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जब भी हमारी त्वचा पर टकराती है तो उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट भी है और इसके नीचे जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, फैटी टिश्यू पाए जाते हैं,
यानी वसीय उत्तक। और वसीय उत्तक के अंदर क्या पाया जाता है, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिस पर पड़ने पर वो क्या विटामिन डी में बदल जाता है, यानी प्रोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं उसको। उसके बाद ये लीवर के अंदर जाता है, जिसे एक्टिव करने का काम कौन करता है, तो विटामिन डी को लीवर करता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के द्वारा निर्माण होता है, या लीवर में ही स्टोर होता है, या किसी का मांस खाने से या लीवर खाने से विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। समुद्री भोजन से हमें विटामिन डी मिलता है, हरी सब्जियों से भी विटामिन डी मिलता है, दूध से भी, ठीक है, तो याद रखना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ। अगला चैप्टर आ गया और क्लास लंबी हो चुकी है, 40 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन तो थे वो क्या थे, एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे, जो आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है भी यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपको ये बताने के लिए भी आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, किस हद तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा शशि के अंदर ये नहीं है अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछना जरूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ही कम रिपीट होंगे, ठीक है। आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी, ये आपको पढ़ने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ से ही पता चलेगा भाई किस लेवल के क्वेश्चन आए और हमें चैप्टर को किस लेवल तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इस लेवल के आधार पे मैंने पूरे के पूरे जिस लेवल तक कोई भी एग्जाम आप दोगे ना, अगर बायोलॉजी मेरी करवाई हुई है उससे बाहर आपको किसी भी बुक में क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी प्रैक्टिस सेट में, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, तो आप मुझे टाइप करके भेज सकते हो, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन कौन सी वीडियो के अंदर कहाँ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना इस बात का। आप वहाँ से बायो कर लो, उसके बाद बायो कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत मैं पूरी पढ़ लो आप, बस आपको समझ में नहीं आता एक बार आप सुन लो, दूसरी बार उसको आराम से देख लो, नोट्स बना लो अपने, और उसके बाद बायो के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। और साइंस से आपको बायो से तो प्यार ना हो जाए तो मुझे कह देना, नहीं तो वीडियो डिसलाइक कर देना, ठीक है। लाइक करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं डिसलाइक के लिए इसलिए कहता हूँ, अगर पसंद ना आए और आपको याद ना हो और आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो ना, तो आप डिसलाइक कर दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो आप पढ़ते रहिए, मुझे फ़र्क पड़ता है भी, आप नहीं पढ़ते तब फ़र्क पड़ेगा। आप पढ़ते हो और आप पढ़ रहे हो मेरे से, चाहे 20 ही बंदे पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। 20 में से जितने कामयाब हो जाएं, ठीक है, तो वो ही हमारी संतुष्टि है। भी 2 लाख पढ़े हैं उसमें से कामयाब 10 बंदे ही ना हो तो मुझे ऐसे पढ़ाना नहीं है, ठीक है। अब तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो चीज़ करवाई गई है वो रियलिटी है उसमें और एक्यूरेंसी है। टोटल जितने भी क्या है तो उसके अंदर बहुत ही कम कमियां मिलेगी आपको, ठीक है। कभी गलत मतलब हो गया तो आगे पीछे सही भी करवाया होगा, बहुत ही कम, ठीक है। पूरा शोध करके सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, ऐसे नहीं है अभी मैंने जी उठाया कहीं से किताब उठाई और पढ़ा दिया। उस पर पूरा का पूरा उसको आसान किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसे याद किस प्रकार से किया जा सकता है, सारी चीज़ अच्छे से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक करवाई गई है, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, न पढ़ो तो भी आपकी मर्जी है, आपने जहाँ से पढ़ रखा है वहाँ से पढ़ लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके अंदर एनुअल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आए हैं वो भी करवाऊंगा, केमिस्ट्री के भी करवाऊंगा, फिजिक्स की करवा दिए हैं सारे के सारे। उसके बाद मेन सीरीज जो विविध क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, जितने भी साइंस के क्वेश्चन जहाँ से भी आए हैं सारे के सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।